देखेंगे कि जब 10 लाख की संख्या में दिल्ली की धरती पर उतरेंगे तो ईवीएम भी हटाई जाएगी, क्योंकि हम भारत के लोगों ने जब संविधान लिखा है तो हम भारत के लोग ही उस चीज की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं। टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो सकता है और लोगों का बिलीव नहीं है अगर ईवीएम में, तो फिर क्यों ना इसको हटा दिया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव कराई जाए। इस देश की 50% आबादी के लिए अगर किसी महिला ने पहला विद्यालय बनवाया और वहां से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो उनको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। वकालत मेरा प्रोफेशन है और महिला सुरक्षा पर मैं पूरे भारत में काम कर रही हूँ, लेकिन जब रिजर्वेशन वाली बात आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि इस देश के अंदर या पूरे हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिप्राइव कोई है वो फीमेल है। एक तो हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर SC ST माइनॉरिटी OBC और अब EWS का भी हो गया रिजर्वेशन, इन सारे रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी तक महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। देखिए, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भले ही हमारे संविधान में 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ भारत में, करीब 2 साल तक 2 साल 11 माह 18 दिन तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा था, उसमें बहुत लंबे समय तक डिबेट डिस्कशन चलता रहा कि जो लोग भारत में डिप्राइव हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको मुख्य धारा में हम कैसे जोड़ेंगे। जहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, जहाँ पर एक वर्ग, जहाँ पर एक क्लास बहुत आगे है, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, जिसके पास बिजनेस है, जिसके पास नौकरियाँ हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है, वो भी आखिर हमारे देश के नागरिक हैं, तो उन नागरिकों को भी हम कैसे मुख्य धारा में जोड़ें, उनका जीवन स्तर कैसे अच्छा हो, एजुकेशन में वो कैसे आगे आए, सामाजिक स्तर उनका कैसे बेटर हो। इन सारी चीज़ों पर जब विचार हुआ तो एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये चीज़ क्लियर की गई कि एजुकेशनली एंड सोशली कौन लोग बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं। हमारे भारत के संविधान में जातिगत आरक्षण नहीं है। जो लोग भी मुझे लगता है कि सभी यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सभी ने इन चीज़ों को पढ़ा है, भारत के संविधान को, रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को भी, कि जातिगत आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन जो दिया गया है वो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया। लेकिन जब ये सर्वे किया गया कि देश के अंदर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कौन लोग हैं, तो जब ये, क्योंकि जाति का जो सिस्टम था वो पहले से ही था, जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले भी था, तो जो जातियां इस सर्वे में सबसे ज्यादा डिप्राइव की पाई गई, उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। अब जो डिप्राइव जातियां हैं वो अभी तक भी, करीब हमारे संविधान को लागू हुए 70-75 साल हो गए, लेकिन अभी भी डिप्राइव ही है। तो शुरुआत में जो रिजर्वेशन था वो था SC ST का 340 जो आर्टिकल है, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात की गई। अब जब SC ST को रिजर्वेशन दिया जाने लगा, फिर भी देखा गया कि हमारा देश अभी भी उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस देश के अंदर निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और डिफरेंट कास्ट क्लास हर चीज़ के रंग रूप में, केरल में देखेंगे हमारे लोगों की भाषा अलग है, क्षेत्र वहाँ पर हमारे अगर देखें कल्चर अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग है। तमिलनाडु में अलग भाषा बोली जा रही है, ठीक है, बिहार के हमारे भाई भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए अलग संघर्ष करें। तो हमारे देश के अंदर जो विविधता है, इस विविधता को भी कैसे करके पिरोए रखा जाए और हमारा भारत अखंड रहे, इसके लिए किसी भी देश की जो सबसे बड़ी नींव होती है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको चीज़ों से, संसाधनों से वंचित ना रखा जाए। जो वंचित रहेगा वो एक दिन विद्रोह कर देगा। बहुत समय तक हमारे देश के अंदर अभी तक इंटरनली रिवोल्यूशन नहीं हुआ है, हमने अंग्रेजों को भगा दिया। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे भी अगर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, कि जैसे ही संविधान लागू हुआ हमने रिजर्वेशन दिया और कुछ लोगों उससे मुख्य धारा में जुड़े भी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको हम कह सकते हैं OBC समाज, वो अभी भी वंचित है।
आखिर जो रिजर्वेशन है, जब भी मुझे लगता है कि कुछ लोग जैसी रिजर्वेशन की बात होती है विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है, अगर आप वाकई में हमारे देश को प्यार करते हो, अगर वाकई में आप चाहते हो कि मेरा देश इकोनॉमिकली बहुत ही नीचे ना रहे, हर वर्ग को आर्थिक रूप से हर वर्ग मजबूत हो, सामाजिक रूप से हर वर्ग मजबूत हो, तो इस देश के लोगों को मजबूत किए कोई भी देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता है। अब इस देश के जो डिप्राइव लोग हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, वो किसी भी कास्ट के, किसी भी क्लास के हो सकते हैं, लेकिन इन जनरली जब ये सर्वे किया गया था तो पर्टिकुलर जातियां निकल करके आई थी, तो फिर ये माना गया ना, और ये रियलिटी भी है कि कुछ पर्टिकुलर जातियां जो अभी भी डिप्राइव हैं, और वो जातियां जिस कैटेगरी में आती है उसको SC ST माइनॉरिटी और हम OBC कहते हैं इन जनरल। और वो अलग बात है कि सरकार को लगा कि जनरल कैटेगरी में भी EWS, तो उन्होंने उसको लागू कर दिया और इंप्लीमेंट भी कर दिया। OBC रिजर्वेशन के साथ जब ये लागू हुआ मंडल कमीशन के बाद, तो एक सबसे बड़ी समस्या आई कि OBC रिजर्वेशन 27% OBC को दिया जाता है, लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन की बात आए, उसको लागू करने की बात आए, तो मुझे नहीं लग रहा इस देश के अंदर कोई भी ऐसा राज्य है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इसने इंप्लीमेंट किया हो, लागू किया हो। आई थिंक आप सभी लोग इस चीज से परिचित होंगे, और इसीलिए अभी मध्य प्रदेश में करीब 5-6 महीने पहले जब नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे, तो वहां पर भी कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन OBC का वो सीटें डिक्लेयर किया जाए। अभी उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होने वाले थे, लोकल बॉडी के, नगर पालिका वगैरह के चुनाव होने वाले थे, तो वहां पर भी लागू नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक पिटीशन फाइल हुई हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको लागू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हमें जो अधिकार मिले उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए भी हमें जाकर के कोर्ट कचहरी में लड़ाई करनी पड़ती है। अब इसके पीछे कारण क्या है? 2 चीजें हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि ये जो हम भारत का संविधान लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा दस्तावेज है। इस संविधान के अंदर किसी भी जाति, धर्म, लिंग के किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा वर्णन किया गया है कि उसका विकास हो, उसका संपूर्ण विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, सामाजिक आर्थिक रूप से हर तरीके से। लेकिन जो लोग इस संविधान को, जिनके कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी कि उसको ये लागू करना है, अगर उसकी मंशा ठीक नहीं है, तो जो गोल, जो अचीव हमें 50 साल के अंदर ही कर लेना चाहिए था, वो अभी तक हम नहीं कर पाए। अब ये कौन लोग हैं? आ जाती है मनसा किसकी खराब है? तो शायद आप सभी लोग बैठे हुए हैं, आप सबको पता है, सब एजुकेशनली बहुत ही हायर एजुकेशन में है, प्रोफेसर भी हैं, यहाँ पर एक्टिविस्ट लोग भी बैठे हुए हैं, अध्यापक सभी लोग बैठे हुए हैं। तो आखिर ऐसा है क्यों? तो इसके पीछे मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो विल पावर है या पॉलिटिक्स जो है, वो बहुत कुछ इस देश का निर्धारण करती है। एक SC ST कानून जो है 1986 में बना, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरप्रिटेशन करके, उसमें निर्वचन करके उसको एक तरीके से बहुत ही कमजोर कर दिया। ये बात है 2017-18 की बात है। करीब लाखों की संख्या में लोग उतरे और तुरंत पार्लियामेंट ने उसको अमेंड करके एडिट कर दिया, पहले के जैसे कर दिया। क्यों करे? क्योंकि हमारी यूनाइट होकर के लोग उतरे थे लाखों की संख्या में। अचानक से दिल्ली में चारों तरफ देखा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि जो व्यक्ति अभी भी मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाया है, अस्पृश्यता अभी भी हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा। वो लड़ाई कट्टा बंदूक लेकर के नहीं लड़नी है, किसी को कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो जरूरी है, मुझे लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं, कोई भी रूलिंग पार्टी है, कोई स्टेट में अलग रूलिंग पार्टी है, सेंट्रल में अलग है, जो लोग ईमानदारी से चाहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए काम करें, उनके लिए आवाज उठाएं, यूनाइट होकर के दिल्ली की धरती पर उतर जाइए 10 लाख की संख्या में। चाहे वो EVM वाला इश्यू हो, चाहे वो रिजर्वेशन वाला इंप्लीमेंटेशन का इश्यू हो, हेल्थ सेक्टर में काम करने की बात आए, या जितने भी चीजें हैं। क्योंकि हमारे भारत की संविधान की जो प्रीएम्बल है, पहला शब्द ही है उसमें हम भारत के लोग।
भारत का संविधान, भले ही कुछ लोग जो थे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, जैसे एक एरिया का कोई सांसद है तो वो पूरे एरिया के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वैसे ही जब संविधान सभा बनी तो उसमें जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन वो किसके कर रहे थे? देश के लोगों के, नागरिकों का। इसीलिए पहला शब्द जो है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग शब्द में आप सभी लोग समाहित हैं, छोटा बच्चा भी समाहित है। अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं। तो जब लोग आप एकत्रित होकर के उतरेंगे तो वही भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं अभी तक, कि समय और परिस्थितियां जब बदलती हैं, लोगों के नए नए अधिकार आते हैं, नई नई समस्याएं होती हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। जब संविधान बना तो इतनी सारी चीजें नहीं थी, किसी ने ऐसे नहीं सोचा था कि इंटरनेट आज हमारा एक नेसेसरी अधिकार हो जाएगा। और जब संविधान, यहाँ जम्मू कश्मीर की एक पिटीशन आई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि किसी को भी नेट की सुविधाएं देना उसका फंडामेंटल राइट है, किसी ने सोचा नहीं, संविधान में संशोधन किया गया। बहुत सारी चीजों में, जब पहले हमारा संविधान लागू हुआ तो 1/3 था कि अगर किसी दल के 1/3 सदस्य कहीं चले जाते हैं तो दल बदल माना जाएगा। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूं, माना जाएगा नहीं माना जाएगा, 1/3 से देखा लोग आराम से पार्टी तोड़ करके चले जा रहे, तो फिर 2/3 कर दिया गया क्योंकि परिस्थितियां बदली। अब उसमें भी देखा जा रहा है कि भाई लोगों की तो पार्टी की पार्टी पूरी चली जा रही है एक व्यक्ति लेके, तो नए तरीके की चीजें हो रही। तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे कि जब 10 लाख की संख्या में दिल्ली की धरती पर उतरेंगे तो ईवीएम भी हटाई जाएगी, क्योंकि हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने जब संविधान लिखा है तो हम भारत के लोग ही उस चीज की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं। टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो सकता है और लोगों का बिलीव नहीं है अगर ईवीएम में, तो फिर क्यों ना इसको हटा दिया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव कराए जाए। तो जितने भी ओबीसी के संगठन है, मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, आज तो नेपाल के आप बैठे हो, वीर बहादुर महते जी वहां पर एक्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सभी लोग, कि जब ये मुद्दा इतना ज्यादा लोगों के बीच में है और सबकी समस्याएं हैं, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एकजुट होकर के दिल्ली पे क्यों नहीं उतरते? एक सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी को पता है 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, सबको पता है रिजर्वेशन कैसे लागू किया गया, उसको कब हमें मिला, मंडल कमीशन आया, कालेलकर की रिपोर्ट आई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये सारी चीजें फैक्चुअल डाटा सबको पता है। लेकिन समस्या ये कि फैक्चुअल डेटा जो हम सबको पता है उसके बावजूद भी हम लोग संगोष्ठी करते हैं, सारी चीज करते हैं, लेकिन लागू क्यों नहीं करा पाते हैं? तो उसकी एक बात यही आती कि पॉलिटिकली जो लोग हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं शायद वो इंडिपेंडेंट अपनी सोच की बात वहां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी लाइन है। तो फिर क्या किया जाए? बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि उनको बियॉन्ड पार्टी लाइन हट करके एक मुद्दे पर अगर एक साथ आ जाएंगी, जैसे कि आज का माहौल बना हुआ है, तो कुछ भी असंभव है। लेकिन आज तक मैं बहुत ही, ये हो सकता है कड़वा लगे, आज तक कभी भी जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं या जो भी पार्टियां इंडिविजुअली अपनी पार्टी के बैनर तले किसी भी हक अधिकार की बात कर रहे हैं, मुद्दे आपके भी हैं, आपके भी हैं, आपके भी हैं, लेकिन जब यूनाइट होकर के आने की बात होती है तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि वहां समस्या है कि लीड कौन करेगा, लीडर तो मैं ही बना रहूंगा। तो देखिए जिस भी देश के अंदर रेवोल्यूशन हुआ है, जिस भी देश के अंदर क्रांति हुई है और बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हुआ है, आप देखेंगे एक आध लोगों का नाम भले ही हो गया हो, लेकिन जो हिडन रूप से लोग फ्रंट में भीड़ के रूप में आए, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा है। लीड दिशा तो कोई भी दे देगा, लेकिन उस दिशा देने वाले व्यक्ति के पीछे कितने लोग आकर के खड़े, जिनको ना अपने नाम की परवाह है, उनको कोई नहीं परवाह है कि हमारा नाम आगे आ जाए कुछ भी। और ये हमारे देश के अंदर जब देश आजाद हुआ तब भी ये हुआ। आज जब टेक्नोलॉजी आ गई है, मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारे इतिहास में दफन कितने लोग हैं जिनके नामों को अब हमने जानना शुरू किया है। कितने लोग जानते थे माता सावित्रीबाई फुले को? अगर वो पहला विद्यालय नहीं बनाती तो सीमा कुशवाहा यहाँ पर आज शायद आप लोगों के बीच भाषण दे रही होती। शायद अगर वो विद्यालय नहीं बनाती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के मैं निर्भया केस के लिए उस बेटी के लिए लड़ पाती। या जो लोग डिप्राइव हैं, मेरे पास लोग आते हैं, पीड़ित शोषित हैं, उनकी मैं हक अधिकार की आवाज उठाती।
लेकिन आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला। आज तक कितना लोगों ने पढ़ाया गया, कितना उनकी जयंती का सेलिब्रेशन होता है। जब लोगों को पता चला, टेक्नोलॉजी आई, एक छोटा सा चैप्टर जो आईएएस की जब हम तैयारी कर रहे थे उसमें था कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने पहला विद्यालय बनवाया, एक पेज में समेट दिया गया। इस देश की 50% आबादी के लिए अगर किसी महिला ने पहला विद्यालय बनवाया और वहां से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो उनको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो ये तब हुआ जब टेक्नोलॉजी आई। और अब अगर महिलाओं की बात करें तो मुझे लगता है कि देश का ज़्यादातर वर्ग जो भी है, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन एक समस्या जो है वो सबसे बड़ी है यूनिटी की। मैं अगेन कहूँगी, हम लोग यहाँ पर दिल्ली में मैं 2007 से हूँ, आईएएस की तैयारी करने आए। कम से कम यहाँ पर सैकड़ों आंदोलन में मैंने जंतर मंतर से लेकर के हर जगह पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। हम अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। किसी डिपार्टमेंट में आरटीआई दायर करके, सुप्रीम कोर्ट जा करके हम लोगों को अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए फाइट करनी पड़ रही है। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन को हम जस्टिफाई करेंगे ना, हम कोई ऐसा अधिकार की मांग नहीं कर रहे जो देश के अहित में है। हमारी जो चाहे ओबीसी रिजर्वेशन हो, एससी एसटी रिजर्वेशन हो, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात हो, हम सिर्फ उनके हक अधिकार की बात कर रहे हैं जो इस देश के नागरिक हैं, जो शोषित पीड़ित वंचित हैं, जो कि इंटेलिजेंट है, एनर्जेटिकल हैं, और वो अगर आगे आते हैं, मुख्य धारा में जुड़ते हैं, तो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश की पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश की रिसर्च में कंट्रीब्यूट करेंगे और देश को वो बहुत आगे ले जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक हमारी जितनी संगोष्ठियां हो रही हैं वो रिजर्वेशन पर हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा एक सर्कल है, और उस सर्कल में हमारा भारत, जिसकी हम बात करें, हमारा देश, क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि तेल के जो कुएं हैं या जो ठेके दिए जा रहे, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक्सप्रेस वे, हाईवे सब बन रहे हैं, क्या वहां पर आप सभी लोग हैं? कोई भी है क्या? सीबीआई में आप लोग हैं, हम लोग हैं क्या? जो फिल्में बनाई जा रही हैं वहां डायरेक्टर, एक्टर, क्या हम लोग उस रोल में हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जो रिजर्वेशन है उसकी जो निगेटिव पब्लिसिटी है जो की गई है, उसके पीछे कारण ये एक है कि जो नैरेटिव क्रिएटर है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वहाँ पर हमारी भागीदारी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर हैं, कितनी बड़ी संख्या हमारी ना के बराबर है। जब आप देखेंगे कि कोई एक फिल्म बनाई जा रही है और उस फिल्म में जो मुझे लगता है कि बच्चा भी देखना पसंद करता है, हमारा युवा देखना पसंद करता है, और जब वो फिल्म बनाई जा रही है तो उसमें जो दिखाया जा रहा है, अब तो कुछ फिल्में आने लगी हैं जिसमें एग्जैक्ट जो सिचुएशन है उसको दिखाया गया। अदरवाइज वहां पर जो दिखाया जाता था कि कौन बाहुबली है, उसी के पैरों में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है और वो वैसे ही उसका माइंड सेट है कि नहीं, एक व्यक्ति सुपीरियर है और हम इन्फीरियर हैं, हम वीक हैं, कमजोर हैं, वो उसके माइंड सेट में अभी तक बैठा हुआ है। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते, अभी भी वो डर है अंदर में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर संसाधन सबको इक्वल तरीके से बचपन से ही प्रोवाइड करवाए जाएं तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति का लड़का, बच्चा और किसी ना किसी समाज का, जाति का किसी का भी हो, वो आगे आ सकता है। और ये एग्जाम्पल भाई, ये कुछ मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बता रही हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये कर दिखाया। जब उनको स्कॉलरशिप मिली, जब वो महार कम्युनिटी से आ रहे थे, उन्होंने कर दिखाया। या उसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कर दिखाया, छत्रपति साहू जी ने कर दिखाया, कितने लोगों ने ये काम करके दिखाया। आज हमारी बेटियां जो भी आगे खेल रही हैं, ओलंपिक में खेल रही हैं, हमारे बेटे खेल रहे हैं, आप बताइए कितना बहुत ज्यादा रईस खानदान के हैं कोई भी। उनको अगर उन्होंने संघर्ष किया, आगे आए, उनको रिकॉग्नाइज उनके काम को किया गया, उनको फंडिंग मिली, लोगों ने संसाधन जुटाए, किसी समाज ने, किसी संस्था ने कोऑपरेट किया, वो ओलंपिक लेकर के आ रही है। नाम किसका हो रहा है? देश का। और रिजर्वेशन का मुद्दा, मुझे लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति बैठे, हम सीधे, ये किसी जाति का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ ओबीसी का मुद्दा नहीं है, मेरे देश का मुद्दा है कि अगर ओबीसी समाज में कुछ जातियां पिछड़ी हुई हैं तो भाई उनको अगर हम मुख्य धारा में जोड़ेंगे, उनको नौकरी देंगे, तो उनकी आने वाली जनरेशन, उनके बच्चे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो भाई नासा जैसी संस्था अमेरिका में जो है, इंडिया में क्यों नहीं बन सकती?
लेकिन बहुत सारे हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लैकिंग के वजह से, संसाधनों की कमी के वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। आज की डेट में ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो। आज एक घूमता फिरता इंसान, इंटेलेक्चुअल माइंड, वो कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए कि सोशल मीडिया आज की डेट में 1 मिनट के अंदर सारी चीज सर्कुलेट हो रही है। मार्क जुकरबर्ग ने बना दिया ना। आज वो अगर व्यक्ति चाहे तो पूरे विश्व में एक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज 1 मिनट में पहुंचा सकती है, क्योंकि उनको वो एटमॉस्फेयर मिला। लंदन में मेरी एक दोस्त रहती है, वो बताती है, जब मैंने कहा कि यार बच्चे, उसकी एक बेटी है, आपको डिफिकल्टी नहीं होती तुम जॉब करें? कहती सीमा, मेरी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बच्ची को ड्रेस पहना करके मैं खड़ा कर देती हूँ घर के बाहर, बस आती है ले जाती है। ना कोई टिफिन, ना कोई स्कूल बॉक्स, ना कोई पेन, ना कोई पेंसिल, नथिंग। सारी जिम्मेदारी किसकी? स्टेट की। बच्चा जाएगा, वहां पढ़ेगा, वहां पर हर तरीके के करिकुलम एक्टिविटी कराए जाएंगे। यहाँ पर हम अपने बच्चों को जबरदस्ती किताबें पढ़ो नहीं। मैं आज आप लोगों से एक बात कहती हूँ, मैं सिर्फ अगर एकेडमिकली पढ़ करके बैठ गई होती तो मैं कभी वकालत नहीं कर पाती। एक्सपोजर बहुत जरूरी है, आपका बोलना, आपको दुनियादारी को देखना, लोगों के बीच जाना, समझना, एक्सपोजर बहुत जरूरी है। और वो एक्सपोजर अभी भी हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर की अलग बात है कि वो अब्रॉड का बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारी कंट्री के अंदर कितने बच्चे हैं, टीचर अभी भी गांव में पीट देते हैं बच्चे को। राजस्थान में देखा होगा आप लोगों ने। अब उस बच्चे को ना तो कायदे का खिलौना मिला, ना उसको जो कि प्लेन और इन सारी चीजों का, देखिए ये माइंडसेट है बच्चे को, जो आप दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो माहौल मिल रहा है, उसी से उस बच्चे की ग्रोथ हो रही है। और वो बच्चा आपके घर की, समाज की, परिवार की नींव है। और बेटियां तो और भी ज्यादा वंचित हैं। अगर बेटियों की बात करें, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, और माता पिता को अगर ये निर्णय लेना है कि कौन पढ़ेगा, तो बेटी को आगे बढ़ा दिया जाता है, बेटे को आगे कर दिया जाता है, और बेटी के लिए दहेज थोड़ा बहुत जोड़ना शुरू कर दिया जाता है। और वो उस दहेज में जिस बेटी वो आगे बढ़ सकती थी, वो भी इस देश की भविष्य हो सकती थी, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती थी, उस बेटी को आपने दहेज के लिए पैसा इकट्ठा किया, दूसरे परिवार में दहेज के लिए वो पैसा दे दिया। पता चला मेरे पास कम से कम सैकड़ों मुकदमे हैं जिसमें माँ बाप अपनी बेटी के दहेज के पैसे का कर्ज नहीं चुका पाए, और बेटी फांसी के फंदे पर झूल गई, या सिलेंडर फटा और उसको मार दिया गया। ये बात बहुत आसान है, लेकिन कभी किसी ने ये बात सोचा कि आपके परिवार घर में जो बेटी है, वो बेटी भी इस देश की पूंजी है, इक्वली टैलेंटेड है। अगर उसको एजुकेशन मिलती, उसको एजुकेशन के साथ एक्सपोजर मिलता, तो वो भी कंट्रीब्यूट करती। मेरे जैसी, अभी मैं जिस गांव से आती हूँ, इटावा में एक बहुत छोटा सा चंबल वाले एरिया में गांव है मेरा, मैं फाइट नहीं करती वहां पर अपनी एजुकेशन के लिए। तो मैं पहले भी कहा कि ना मैं निर्भया के लिए लड़ पाती, ना मैं श्रद्धा वालकर के लिए लड़ रही होती, ना आप लोगों के बीच बात कर रही होती। लेकिन एक समस्या ये है हमारे समाज की बहुत बड़ी, जिस पर विचार करने। आज सीमा को सब सम्मानित कर देंगे, आज कोई बेटी ओलंपिक लाएगी, सब सम्मानित कर देंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, और इस देश के हर व्यक्ति में जिस भी मंच पर जाती हूँ, सीमा स्पेशल नहीं है, आपके घर में बैठी वो भी स्पेशल है बेटी, उसको वो मौका दो। मैंने वो मौका छीना, आप उसको दे करके देखो, उसको बताओ, उसको दुनियादारी सिखाओ। जितने भी एक हमारे कार्यक्रम होते हैं, मैं कहती हूँ कि सच में अगर अपने बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना है और ये लड़ाई बहुत फास्ट करनी है, तो अपने परिवार के घर के बच्चों को लेकर के कार्यक्रम में ले जाना शुरू कर दीजिए इस तरीके के, क्योंकि वो सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। भाई स्कूल में तो पर्टिकुलर करिकुलम है ना, वो फैक्चुअल डेटा पढ़ा रहे हैं, एक सर्टिफिकेट आपको दे दे रहे हैं कि आप एजुकेशन, आप हाई स्कूल पास हो गए, आप 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन हो गए। लेकिन असली लड़ाई आप लोग जानते हैं ना। इसीलिए पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि वो आदमी तो अंगूठा छाप था, कोई भी व्यक्ति, वो कैसे सांसद बन गया, उसका एक्सपीरियंस, लोगों के बीच का अनुभव, उसकी स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब है कि पढ़ाई के अलावा भी एक्सपोजर भी जरूरी है, दुनियादारी की समझ, गांव की भाषा में कहते हैं दुनियादारी की समझ। तो भाई वो दुनियादारी की समझ बच्चों को तभी आएगी ना जब उनको आप घर से बाहर निकालेंगे, हॉस्टल में पढ़ने को भेजेंगे। और देखिए फिर किसी भी मंच पर हमारे बच्चे बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से संघर्ष करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका संघर्ष भी थोड़ा कम होगा, लेकिन इस जड़ पर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम डिबेट और डिस्कशन सारी चीजें कर लेंगे, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी जो पीछे आने वाली पीढ़ी भी है, वो पीढ़ी भी हमने उसको एकेडमिक तक सीमित कर दिया है अभी भी।
उनको वो एक्सपोजर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस से डिबेट डिस्कशन नहीं कर पाते, वो कह नहीं पाते हैं कि भाई रिजर्वेशन का मुद्दा ये नैसर्गिक, ये नेचुरल मुद्दा है। क्योंकि ये इसलिए नेचुरल है क्योंकि देश की, किसी भी देश की जो टेरिटरी में है, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, इसमें अगर हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलेंगे तो भाई वो पढ़ लिख करके अपने घर में नहीं रखेगा। अगर आप एक सरकारी सर्वेंट हैं तो आपको भी पता है सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं, किसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? अगर आप कोई कंपनी लगा रहे हैं और अगर उस कंपनी से आपका जो प्रॉफिट हो रहा है आप टैक्स पे करें, कॉर्पोरेट टैक्स पे करें, किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है। तो कंट्री ऐसे ही चलती है भाई, यही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको जातियों के आधार पर बांट करके इसको हमने क्या कर दिया? निगेटिव पब्लिसिटी, रिजर्वेशन खराब है। जबकि बहुत सारी कंट्री में तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स वगैरह में भी रिजर्वेशन दिया गया है कि लोग अपनी कंट्री के, अपने देश के लोग ये फील ना करें कि हम उनके जैसे नहीं हैं। यहाँ पर सबको इक्वल अधिकार मिला हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आज इस मंच का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा आपने आयोजन किया है। बेसिकली मैंने बताया था महतो जी को कि मेरा मुद्दा जो रहेगा वो महिला उससे संबंधित रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक परिवार की अगर मैं बात करूं, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूं, एक परिवार में एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, वो घर से सुबह 8 बजे 10 बजे निकला और रात को आया 8-9 बजे तक। उस 24 घंटे जो स्त्री आपके घर में है, कभी आपने सोचा कि आप अपने हित अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उसको भी आप भागीदार बना सकते थे उस हित अधिकार की लड़ाई में, आपने उसको वंचित कर दिया। क्योंकि ना वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, आपने न्यूज़ देखते वक्त उसको पास में नहीं बैठाला, क्योंकि आपका जो बच्चा है अगर वो कोई एक सवाल कर रहा है आपके घर में आपकी पत्नी से कि मम्मी ये बता दो, माँ आप ये बता दो, तो वो कहेगी बेटा पापा आएंगे या ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर आएंगे वो बताएंगे। छोटे छोटे बेसिक चीज़ नहीं बता पाती है, क्योंकि सुबह उठ करके किचन से फिर कपड़े लत्ते झाड़ू पोछे से लेकर के शाम के खाने की व्यवस्था, एक पूरे व्यक्तित्व को एक घर में 4 दीवारी में बंद करके वो आपके घर की और समाज की भी पूंजी है। अगर ओबीसी समाज की बात करें तो भाई ओबीसी समाज के लोग यहाँ बैठे हो, क्या वो पूंजी नहीं है? वो इक्वल पूंजी है। तो वो भी, उसको भी तो हम लोगों ने भले ही पारिवारिक सिस्टम के आधार पर डिप्राइव तो उसको भी कर रखा है, हकदार तो वो भी थी, और वो आपके बच्चों को और भी अच्छा ज्ञान दे सकती थी। आप एक सर्वेंट रख सकते थे, वो भी अगर एजुकेटेड होती, उसको भी एक्सपोजर मिला होता। तो जो आपके कंधों पर भार है कि हम अपना पूरा परिवार चला रहे हैं, कमाते हैं, मेल पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों लोग इक्वल भागीदारी देते। वो भी, आप 50,000 कमा रहे, वो भी कमाती, घर का खर्चा चलाना आसान हो जाता, और सोशल एक्टिविटी वो भी करती, आप भी करती। देखते हैं ये परिवार, समाज, देश सब तरक्की करता। और जिस भी परिवार में जो भी स्त्रियां नौकरी कर रही हैं, मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो समाज भी प्रोग्रेस कर रहा है और वो बच्चे भी आगे निकल रहे हैं। ये सर बैठे हुए हैं, उनके वो वहाँ पर जो है, मैंने उनको जानती हूँ, उनके बेटा बेटी दोनों एक शायद रिसर्च अमेरिका में कर रहे हैं। आप एक बार खड़े हो जाइए सर। इनकी बिटिया भी अमेरिका में कहीं रिसर्च करी और इनके बेटे भी करे स्कॉलरशिप पे। तो भाई ये कैसे कर रहे हैं? और ऐसे बहुत लोग हैं हिडन रूप से जो फ्रंट पर नहीं है और बाकी में अपने परिवार को लेकर के चल रहे हैं। अब ये बताइए, जो इनके बच्चे आज अमेरिका में रिसर्च कर रहे हैं वो क्या देश का हिस्सा नहीं है? वापस आएंगे कहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे? देश में। हमें जस्टिफाई तो ऐसे ही करना है। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि वही नैरेटिव की बात आ गई कि जब भी हम बात करते हैं हम कुशवाहा हैं, आप साहक हैं, यादव हैं और कोई हमें रिजर्वेशन चाहिए। नहीं, इस देश के पीपल को रिजर्वेशन चाहिए। वो अलग बात है कि ये कैटेगरी हमने नहीं बनाई, ये कैटेगरी समाज के द्वारा, ये कैटेगरी सरकार के द्वारा बनाई गई है। जब भी कोई आप फॉर्म फिल करते हैं आईएएस का, पीसीएस का, जो भी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, क्या हमारे द्वारा क्रिएट की गई? आखिर कैटेगरी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस कैटेगरी में जो डिप्राइव लोग हैं तो उन्हीं के हित अधिकार की बात है। तो आप इम्प्लीमेंट करिए, रिजर्वेशन को दीजिए, देखिए देश कैसे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर ये आंदोलन का रूप ले लेगा तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम भारत के लोग, हमारा अधिकार है, संविधान में भी संशोधन होगा और सब कुछ संभव होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना। मंच का, सभी सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी का मैं नाम नहीं जान रही हूँ, लेकिन सभी लोग अपने अपने फील्ड के, मुझे पता है, क्योंकि इस जगह पर आने के लिए बहुत संघर्ष करके लोग आते हैं। इसीलिए मैं एक कविता हर जगह कहती हूँ, इस जन्मभूमि में फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है,
रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। तो आप लोग अपने स्तर पर रंग भरते रहिए, जो जहाँ है कुछ ना कुछ समाज में कंट्रीब्यूट करते रहिए और कास्ट के दायरे से निकल करके देश के बारे में सोचिए। ये देश आपको बहुत कुछ देगा, अपने आप से प्रण कर लीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।